अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अरिदमियाज में से एसवीटी एफएम सारा कुछ वो पढ़ लिया था और आज हम जो है वो पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर अरिदमियाज। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वेंट्रिकुलर अरिदमियाज। और इसको अब हम देखेंगे कि सबसे पहले होता क्या है कि पहले तो ये मिच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स डेवलप होती हैं, यानी कि इक्वेशनल। ये नॉर्मल हार्ट में हो सकती है, या पेशेंट कॉफ़ी पी ले या टी ज़्यादा पी ले या कोई एंजाइटी हो तो फिर हार्ट में कभी कभी जो है पीवीसीज आती रहती हैं, प्री मिच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स। और इनसे अगर ये एक के बाद अल्टरनेटिंग है तो इसको कहते हैं बाइजिमिनी, यानी कि एक आती है ठीक और एक जो है क्यूआरएस कम्प्लेक्स थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, इसको बोलते हैं पीवीसीज। ये किस तरह की पीवीसीज होती हैं? अच्छा, उसके बाद अगर ये पीवीसीज 3-4 पीवीसीज इकट्ठे आ जाए तो इसको वीटी कहते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आइए देखते हैं कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस कर रहे हैं वीटी, इसको आमतौर पे वीटी कहते हैं। और इसमें क्यूआरएस कम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वीटी? सबसे पहले तो एमआई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नंबर 3 कार्डियोमायोपैथी और नंबर 4 कोई ड्रग्स बाज़ का जो है वो कर देती हैं, अल्कोहल है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो काज करती हैं। तो ये आप लोगों ने इसकी काजेस को भी अच्छी तरह याद करना है। और अब देखते हैं कि इसकी ईसीजी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। ईसीजी फाइंडिंग होता यह है कि क्यूआरएस का पीआर वेव ठीक है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाता है, 3 स्मॉल स्क्वायर से बड़ा है तो इसको कहते हैं ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो पिक्चर बन जाती है फिर इस तरह आप लोगों को नजर आती है, इस तरह। ये ब्रॉड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ब्रॉड कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। और इसमें थोड़ी सी पी वेव की मॉर्फोलॉजी कहीं कहीं नजर आती है। अगर ये बिल्कुल ऐसी हो जाए तो फिर ये क्या बन जाता है? वीफिब, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ऑलमोस्ट पेशेंट नियर टू डेथ होता है जब ये चलता है। अब ये अगर थोड़ी सी क्यूआरएस कम्प्लेक्स और ये जो इसका स्ट्रक्चर अगर मेंटेन रहता है, थोड़ा सा लगता है क्या था, तो फिर ये वीटी है। अगर ये बिल्कुल ही इस तरह हो जाता है तो फिर वीफिब बन जाता है, वीटी बाद में वीफिब बन जाता है। अच्छा जी, अब वीटी सस्टेनेबल होता है और ट्रांजिएंट भी होता है, क्या आया और चला गया। और इसी तरह वीटी मोनोमॉर्फिक भी होता है, पॉलीमॉर्फिक भी होता है, एक ही मॉर्फोलॉजी जा रही है या कभी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, तो ये इस तरह की हम डिवीजन करते हैं। आइए हम देखते हैं हाउ विल यू ट्रीट अ पेशेंट ऑफ वीटी। ट्रीटमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईएमएम के एमसीक्यूज़ में भी बहुत बार आया है। पेशेंट इज स्टेबल, पेशेंट इज इन शॉक, शॉक वाला डीसी शॉक, बीपी लेस देन 90 सीधा शॉक दे पेशेंट को, डिफिब्रिलेटर, डीसी शॉक। अब कितना देना है ये चीज़ भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछी होती है और बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट टाइम देते हैं 150 जूल, ये हम वीटी मैक्सिमम जो हम दे रहे हैं, वैसे 50 से स्टार्ट करना चाहिए लेकिन हम वी में मैक्सिमम से ही स्टार्ट करते हैं। सेकंड 150 जूल, थर्ड जो है वो 200 जूल होना चाहिए, 200 जूल। अब इसी चीज़ को याद रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने ना करंट देना है और ना ही कोई बुक शुक में इसमें इससे लिहाज से कोई कुछ लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। और आप लोग आज क्लियर कट हो जाए, इससे ज़्यादा या कम आप लोगों ने नहीं देना।
अब मेरे ख्याल में आप लोगों को याद हो गया होगा कि वीटी में हम कितना जो है वो शॉक देते हैं, 150 जोर और मैक्सिमम 3 शॉक। ये मेरे ख्याल में एमसीक्यूज भी आता है कि 3 शॉक्स देने हैं, और पहला 150 का, दूसरा 150 का और 200 का। ये डेविडसन में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अच्छा जी, अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर क्या करेंगे? स्टेबल पेशेंट में हम एमायोड्रोन देते हैं। ये भी ट्रीटमेंट में ऐसे लिखा होगा, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद वीटी बट their patient condition is stable, then what will be the treatment of first line? Amiodarone। मैं ये आप लोगों को क्लियर कट समझा रहा हूँ, अभी कोई एमसीक्यूज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अमायोड्रोन, और अगर शॉक में आता है तो फिर आप लोगों ने डीसी शॉक लगाना है। अगर पेशेंट को बार बार वीटी हो रहा है और पेशेंट V5 से रिकवर हुआ है तो फिर आईसीडी इम्प्लांट करें। आप लोगों को ये भी नहीं पता होता आईसीडी कहाँ इम्प्लांट करना है। एमआई का पेशेंट था और उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30%, आईसीडी इम्प्लांट। और इसी तरह अगर 35 से हार्ट फेलियर की इजेक्शन फ्रैक्शन है तो आईसीडी इम्प्लांट। इसी तरह पेशेंट V5 से रिकवर हुआ है तो आईसीडी इम्प्लांट। ओके, तो आप ये चीज़ें इसमें करते हैं। बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन ये होती है, एसवीटी जब बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ आता है तो एक जैसा लगता है, तो हम फिर कौन सी चीज़ें हैं जो वीटी को सपोर्ट करती हैं? वीटी को कौन कौन सी चीज़ें सपोर्ट करती हैं? भाई एसवीटी नहीं है, ये वीटी है। जब लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक वीटी के साथ एसवीटी के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? ब्रॉड कम्प्लेक्स हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वीटी चल रहा है या एसवीटी चल रहा है। तो फिर आप क्या देखते हैं? हिस्ट्री, एमआई की हिस्ट्री है, इट्स वीटी। ओके, कैप्चर एंड फ्यूजन बीट्स है, कैप्चर एंड फ्यूजन बीट्स है, ये पैथोगनोमिक होता है वीटी का। ए भी ब्लॉक है तो ये वीटी है, एसवीटी नहीं है, ए वी ब्लॉक्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसी तरह एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस सपोर्ट वीटी, और वेरी ब्रॉड QRS कम्प्लेक्स यानी मोर देन 140 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो तो ये भी हम इसको कहते हैं वीटी होगा। ये इतना ब्रॉड कम्प्लेक्स एसवीटी के पेशेंट में नहीं हो सकता, मिलीसेकंड है ये, ठीक है, 140 मिलीसेकंड। और इसी तरह अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे एडिनोसिन को, नो रिस्पॉन्स टू एडिनोसिन एंड कैरोटिड मसाज, ये एसवीटी होगा तो वो एडिनोसिन को अच्छा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वीटी एडिनोसिन को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो ये पॉइंट होते हैं जो फेवर करते हैं पेशेंट इज नॉट विद एसवीटी एंड बंडल ब्रांच ब्लॉक बट द एक्चुअल पेशेंट इज विद वीटी। ओके, अब ये वीटी के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी मालूमात मिल गई है, लेकिन वीटी जो है एक और काज की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी क्यूटी प्रोलॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। क्यूटी इंटरवल कहाँ से होता है? जहाँ से क्यू स्टार्ट होती है और टी जहाँ ख़त्म होती है, इसको क्यूटी इंटरवल कहते हैं। आइडियली ये जो है टोटल क्यूआरएस कम्प्लेक्स का हाफ होना चाहिए। अब ये कभी कभी लॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग क्यूटी जो है वो क्या करता है? ये करता है टॉरसाइड डी पॉइंटिस, ठीक है। टॉरसाइड डी पॉइंटिस जो है ये बहुत ज़्यादा पॉइंटिस इम्पोर्टेंट है और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अब मेल में कितनी है, कितने सेकंड से ज़्यादा है? 0.4 सेकंड यानी 450 और 0.46 मिली ये सेकंड जो है ये फीमेल में। अगर इससे ज़्यादा है तो ये क्यूटी प्रोलॉन्ग है और मेल में ये। और क्यूटी अगर 500 मिली सेकंड यानी 0.5 से बढ़ जाए
तो ये ICD इम्प्लांट कर दें। ये भी आज मैं बता रहा हूँ। कल को ICD इम्प्लांटेशन की कोई इंडिकेशन पूछे तो आप QT या कहें कि 500 से ज़्यादा होगा तो हम ICD इम्प्लांट करेंगे। अदरवाइज़ अभी मैं बताता हूँ टॉर्सेट डी पॉइंट्स। अच्छा, टॉर्सेट डी पॉइंट्स इस तरह पॉइंट इतना इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाद में ये VT ही कराता है। आप ये चलते हैं इसकी कॉजेज़ क्या है प्रोलॉन्ग VT की। कुछ तो होती है कंजेनिटल, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। 2 सिंड्रोम है, एक जुवेनाइल नेल्सन सिंड्रोम है, नेल्सन सिंड्रोम, जुवेनाइल नेल्सन सिंड्रोम, इसमें डेफनेस होती है। और एक है रोमैनो वार्ड सिंड्रोम, और इसमें नो डेफनेस। बस इससे डिफरेंस कर लीजिएगा। जब सिनेरियो आएगा कि वो नो डेफनेस लिखे तो रोमैनो वार्ड सिंड्रोम लिखना है। अगर डेफनेस कहीं MCQs में आ रहा है तो फिर आपने जुवेनाइल नेल्सन सिंड्रोम लिखना है। ठीक है, ये 2 जेनिटल है। उसके बाद आते हैं हम इसके इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 3 है जो अक्सर QT प्रोलॉन्ग करते हैं। नंबर 1 इज हैपोकलीमिया से QT प्रोलॉन्ग होता है। हैपोमैग्नीसीमिया और हैपोकैल्सीमिया ये करेक्ट करने चाहिए तो फिर टॉर्सेट डी पॉइंट ठीक हो जाएगा, VT भी ठीक हो जाएगा। दीज आर द ट्रीटेबल कॉज: एसिडोसिस, हिपोक्सिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हिपोकलीमिया, हैपोमैग्नीसीमिया एंड हैपोकैल्सीमिया। अब इसके अलावा ड्रग्स हैं जो टॉर्सेट। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके इतने MCQs उसने पूछे हुए हैं। पास मेडिसिन में इतने MCQs हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी ये रट लेंगे तो आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ड्रग्स हैं। अच्छा, उसने एंटी एरिथमिक ड्रग भी दे रहे हैं, जो हम एरिथमिया के लिए देते हैं वो ड्रग भी उसने दे दी हैं। जैसे फ्लिकानाइड है, सूटालोल है, सूटालोल, अमायोड्रोन, ये एंटी एरिथमिक ये ड्रग्स होती है। फिर है एंटी डिप्रेसेंट। ये देखा, एंटी डिप्रेसेंट ऐसे दे तो देते हैं आप लोग। एमीट्रिप्टेलिन, ये देखे अब जो इतनी यूज़ करते हैं हम, ट्रेप्टानोल, एमीट्रिप्टेलिन QT प्रोलॉन्ग करती है भाई, QT प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और टॉर्सेट डी पॉइंट्स हुआ तो VT हो जाएगा। तो ये एंटी डिप्रेसेंट का भी ख्याल रखना होता है। फिर एंटीसाइकोटिक्स है, वो भी आपने देखनी है कौन कौन सी हैं। फिर एंटीबायोटिक्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन और इसकी टेट्रासाइक्लिन प्लस मैक्रोलेट्स, बाकी मैक्रोलेट्स। अब एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन को फेक्सोफेनाडिन के साथ देंगे QT प्रोलॉन्ग। ये मैक्रोलेट्स सारे तकरीबन ग्लेरिसेड भी कुछ करती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा करती है, तो ये भी याद रखना है। क्लोरप्रोमाजीन एंड फिनोथायाजीन, क्लोरप्रोमाजीन मेरे ख्याल में क्लोरप्रोमाजीन के बारे में आप लोगों को पता होगा, एंटीमीटिक ड्रग है। क्लोरप्रोमाजीन और फिनोथायाजीन जो ड्रग्स हैं अदर वो भी करती हैं। ये आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। क्लोरप्रोमाजीन और एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलेट्स, और एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एमिट्रिप्टिलिन, खासतौर पर फ्लिकानाइड, सूटालोल, ये ड्रग्स हैं जो कि QT प्रोलॉन्ग करेंगी, उससे टॉर्सेट डी पॉइंटस होगा और उससे VT हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ टॉर्सेट डी पॉइंटस? मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी MCQ है। अब मिलीमोल कितने में देते हैं, बुक में तो लिखा हुआ है बोलस डोज दें, लेकिन आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कितने से ज़्यादा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, ICD इम्प्लांट करना है। 500 से ज़्यादा हो QT प्रोलॉन्ग मिलीसेकंड से तो फिर ICD इम्प्लांट करना है। अदरवाइज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द टॉर्सेट डी पॉइंटस इज मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, अब हमारे जो है हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक्स फर्दर पढ़ेंगे।